आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो वास्तव में हम सबके जीवन को प्रभावित करता है। बिल्कुल। मतलब हमारे देश का जो पूरा आपराधिक न्याय तंत्र है ना, उसमें एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव आया है। इतने सालों से हम अंग्रेजों के जमाने का कानून इस्तेमाल कर रहे थे, जी। इंडियन पीनल कोड या जिसे हम आईपीसी कहते हैं। हाँ, वही। लेकिन अब उस पुराने ढांचे की जगह पूरी तरह से भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है, जिसे बीएनएसपी कहा जा रहा है। सही कहा। और आज हमारे पास इस भारी भरकम बदलाव को समझने के लिए जो स्रोत सामग्री है ना, वो मतलब बहुत ही दिलचस्प है। काफी विस्तृत है। हाँ, ये असल में एक बहुत ही लंबी मैराथन क्लास का ट्रांसक्रिप्ट है। इसे मूल रूप से उन छात्रों के लिए तैयार किया गया था जो पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसी मतलब कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और इसीलिए इसमें जो जानकारी है वो बहुत सटीक है। बिल्कुल। लेकिन मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि हमारी ये जो चर्चा है, ये किसी बोरिंग कानूनी किताब का पाठ बिल्कुल नहीं होने वाली है। जी बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन इस पूरी चर्चा में बस इतना है कि हम इस जटिल स्रोत से उन सबसे अहम कानूनी बदलावों को निकालें जिनका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ता है। कानून अक्सर बहुत डरावना लगता है, लेकिन हम इसे बहुत ही आसान तरीके से डिकोड करेंगे। ये मिशन बहुत प्रासंगिक है और इस डीप डाइव में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही बुनियादी नियम स्पष्ट कर दूं। जी बताइए। इस पूरी चर्चा के दौरान हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की राय बनाना या किसी कानून का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। मूल स्रोत सामग्री में जो तथ्य दिए गए हैं, हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर सिर्फ उन्हीं का विश्लेषण करेंगे। हमारा काम बस जानकारी को स्पष्ट रूप से सामने रखना है ताकि बिना किसी राजनीतिक झुकाव के इसे समझा जा सके। एकदम सही। तो चलिए फिर शुरू पर कहिए। जब हम इन दस्तावेजों को देखते हैं तो पता चलता है कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसे अगस्त 2023 में पेश किया गया, फिर दिसंबर में मंजूरी मिली और फाइनली 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश में लागू हो गया। हाँ, लागू हो गया। अब पुरानी आईपीसी में तो 500 से ज्यादा धाराएं थीं, लेकिन इस नई बीएनएस को थोड़ा व्यवस्थित किया गया है। स्रोत के अनुसार इसमें कुल 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मुझे लगी वो ये कि एक कानून जो पूरे देश में लागू हो चुका है, उसकी एक धारा को लागू होने से ही रोक दिया गया। हाँ, ये कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। मतलब ऐसा क्यों? देखिए, स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन 358 धाराओं में से धारा 106 का क्लॉज 2 उसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और ये धारा किस बारे में है? ये हिट एंड रन के मामलों से जुड़ी है। इस नए नियम में बहुत सख्त प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मारता है और फिर बिना पुलिस को सूचना दिए वहां से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। 10 साल? लेकिन अगर कोई दुर्घटना करके भाग रहा है तो उस पे सख्त सजा होनी भी तो चाहिए। फिर इसे रोका क्यों गया? यहीं पर कानूनी सिद्धांत और जमीनी हकीकत का टकराव होता है। जब ये नियम आया तो पूरे देश में जो कमर्शियल वाहन चलाने वाले हैं, विशेषकर ट्रक ड्राइवर, हाँ, उनका बहुत विरोध हुआ था। बिल्कुल। उनका तर्क ये था कि भारत में दुर्घटना के बाद अगर कोई बड़ा वाहन रुकता है तो उसे भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ता है। मॉब लिंचिंग का डर। बिल्कुल वही, मॉब लिंचिंग। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ता है। तो संकट ये था कि रुकें तो भीड़ मार देगी और भागें तो 10 साल की जेल। बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़ी दुविधा है। जी, इसी व्यवहारिक संकट को देखते हुए फिलहाल इस विशिष्ट प्रावधान को रोक दिया गया है। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जिस पर आम तौर पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते। खैर, ये तो हुई सड़कों की बात, लेकिन मुझे स्रोत पढ़कर ये जानकर हैरानी हुई कि ये कानून सिर्फ हमारी जमीन तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब हमें लगता है कि भारत का कानून सिर्फ भारत के अंदर काम करेगा, लेकिन स्रोत बताता है कि ये समंदर में 12 नॉटिकल मील अंदर तक लागू होता है। जल सीमा में। जी। और हमारे ऊपर जो आसमान है वहां भी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो ये कि भारत के बाहर दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई ऐसा जहाज या विमान है जो भारत में रजिस्टर्ड है, तो उस पर भी ये कानून पूरी तरह से लागू होता है। मतलब अगर कोई इंडियन शिप अटलांटिक महासागर में भी खड़ा है और वहां कुछ होता है तो बीएनएसई लगेगा। सही कहा। और अगर हम इसे आज के साइबर स्पेस से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी बड़ी हो जाती है। अच्छा, साइबर क्राइम में भी? हाँ, स्रोत में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है।
मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक है जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में बैठा है और वहीं से वो भारत के किसी कंप्यूटर नेटवर्क या बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमला करता है। तो क्या उस विदेशी पर भी ये कानून लागू होगा? बिल्कुल। इस नए कानून के तहत उस विदेशी हैकर को भी अपराधी माना जाएगा और उस पर BNS लागू होगा। वाह, ये तो काफी आधुनिक कदम है ना? हालांकि हर कानून की तरह इसमें कुछ छूट भी हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति या राज्यपालों पर उनके कार्यकाल के दौरान मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। हाँ, वो तो संविधान के हिसाब से है। जी, और जो विदेशी राजनयिक या एम्बेसडर होते हैं उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण इसे बाहर रखा गया है। अब अगर हम इस संहिता के थोड़ा और अंदर जाएं, तो कई नई चीजें दिखती हैं। स्रोत दस्तावेजों के अनुसार पहली बार बालक यानी चाइल्ड शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है धारा 2 के क्लॉज 3 में। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। मतलब अब बिल्कुल साफ है कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बालक है। पहले अलग अलग कानूनों में थोड़ी उलझन रहती थी जी। और इसके साथ ही दंड के प्रकारों में भी बदलाव है जी। धारा 4 में 6 प्रकार के दंड बताए गए हैं। हाँ। मौत की सजा, आजीवन कारावास, जुर्माना वगैरह। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे नया है वो है सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस। एग्जैक्टली। यही वो हिस्सा है जहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कम्युनिटी सर्विस मतलब क्या? बिना वेतन के समाज की भलाई का काम? जी बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई अपराध करे और उसे जेल भेजने के बजाय बस कह दिया जाए कि जाओ जाकर पार्क साफ करो? ऐसा ही कुछ। पर ये तो मतलब अपराधी के लिए बहुत हल्की सजा नहीं हो गई? सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच समझनी होगी। ये गंभीर अपराधों के लिए नहीं है, ये सिर्फ छोटे मोटे अपराधों के लिए है। जैसे गुस्से में सार्वजनिक जगहों पर हंगामा कर दिया या छोटी मोटी चोरी कर ली। जब ऐसे छोटे अपराधियों को जेल भेजा जाता है ना, तो वहां उनका संपर्क खूंखार अपराधियों से होता है। अच्छा, तो वो जेल से बाहर आकर और बड़े अपराधी बन सकते हैं? बिल्कुल, और हमारी जेलों में पहले से ही बहुत भीड़ है। इसलिए अदालत अब ऐसे छोटे मामलों में व्यक्ति को अपने ही शहर के सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करने या सड़कों से कचरा उठाने का आदेश दे सकती है। ये तो जेलों को अपराधियों की नर्सरी बनने से रोकने का बहुत अच्छा तरीका है और समाज के सामने प्रायश्चित भी हो जाएगा। सही कहा। लेकिन जहां छोटे अपराधों में नरमी है, वहीं जुर्माने को लेकर नियम बहुत सख्त किए गए हैं। हाँ, स्रोत में इसका एक गणितीय उदाहरण भी था। जी, नियम यह है कि अगर किसी ने जुर्माना नहीं चुकाया तो उसकी जो मूल जेल की सजा है उसका अधिकतम 1/4 हिस्सा और जुड़ जाएगा। मतलब अगर किसी को 20 साल की सजा मिली है और वो जुर्माना नहीं भरता, तो 20 का 1/4 यानी 5 साल की सजा और बढ़ जाएगी। उसे 25 साल जेल में रहना होगा। बाप रे, ये तो काफी सख्त है। और एकांत कारावास के बारे में भी कुछ नियम थे ना? हाँ, धारा 11 के तहत एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के नियम बहुत मानवीय किए गए हैं। मतलब किसी को अकेले कोठरी में बंद करना? जी, ये इंसान के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए नियम है कि जीवन भर में अधिकतम 3 महीने से ज्यादा किसी को एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता। सिर्फ 3 महीने? हाँ, और वो भी एक साथ नहीं। एक बार में अधिकतम 14 दिन ही किसी को अकेले बंद रखा जा सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो पढ़ते वक्त मुझे किसी सस्पेंस फिल्म जैसा लगा। आप अपवादों की बात कर रही हैं? हाँ, वही। मतलब वो स्थितियां जब कोई अपराध नहीं होता। स्रोत में वो जो चुड़ैल वाला मजेदार उदाहरण था। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प है। एक आदमी रात में खेत की रखवाली करा रहा है और उसे अचानक कोई परछाई दिखती है। वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उस परछाई पर लाठी से वार कर देता है। सुबह पता चलता है कि वो चुड़ैल नहीं, गांव का ही कोई इंसान था जो मर गया। तो क्या वो आदमी हत्यारा है? जी, स्रोतों के अनुसार धारा 17 के तहत इसे अपराध नहीं माना जाएगा। सच में? कोई सजा नहीं? कोई सजा नहीं, क्योंकि इसे कानूनी भाषा में तथ्य की भूल या मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहते हैं। उस आदमी का इरादा हत्या करने का नहीं था। उसे पूरी ईमानदारी से लगा कि कोई अलौकिक खतरा है। अच्छा, तो आपराधिक इरादा होना जरूरी है? बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक लकीर खींचना जरूरी है। तथ्य की भूल माफ है, लेकिन कानून की भूल माफ नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कानून है? बिल्कुल नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था कि बिना पूछे सामान उठाना चोरी है। कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। ये तो बहुत जरूरी बात है। और बच्चों के मामले में क्या नियम है? धारा 20 के अनुसार 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वो आपराधिक इरादा बना सकें। और अगर बच्चा 7 से 12 साल का हो तो? तब अदालत ये देखती है कि क्या उस बच्चे में इतनी समझ थी कि वो अपने काम के परिणाम समझ सके।
अगर समझ नहीं थी तो वो अपराधी नहीं है। और पागलपन या सद्भावपूर्वक किए गए काम? पागलपन में किया गया काम भी अपराध नहीं है, और सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में किए गए काम का स्रोत में बहुत अच्छा उदाहरण है एक डॉक्टर का। हाँ, वो इमरजेंसी वाला। जी, अगर डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए पूरी सतर्कता से ऑपरेशन करता है और मरीज मर जाता है, तो डॉक्टर पर हत्या का केस नहीं चलेगा, क्योंकि वो गुड फेथ में किया गया था। बिल्कुल। और गुड फेथ का मतलब सिर्फ अच्छा इरादा नहीं, बल्कि पूरी सावधानी से काम करना है। सही बात है। अब इसी से जुड़ा है आत्मरक्षा का अधिकार। मतलब मैं सोच रही थी कि एक इंसान अपनी जान और संपत्ति बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है? धारा 34 से 44 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार बहुत विस्तार से है। कुछ गंभीर स्थितियों में आप हमलावर की जान भी ले सकते हैं। जान ले सकते हैं? किन स्थितियों में? जैसे अगर कोई बलात्कार या अपहरण की कोशिश कर रहा हो, एसिड फेंकने वाला हो, या रात में घर का ताला तोड़कर घुस रहा हो। इन स्थितियों में पीड़ित अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और क्या हम पुलिस के खिलाफ भी आत्मरक्षा कर सकते हैं? नहीं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसके खिलाफ यह अधिकार नहीं मिलता, जब तक कि उससे मौत का डर ना हो। अच्छा, ये बहुत बारीक लेकिन अहम अंतर है। बिल्कुल। और अगर हम महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात करें तो स्रोत साफ दिखाता है कि नियम बहुत कड़े हो गए हैं। जी, विशेषकर सहमति या कंसेंट की उम्र को लेकर। हाँ, मैंने देखा कि सहमति की उम्र सख्ती से 18 वर्ष तय की गई है। मतलब अगर 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की अपनी सहमति भी दे दे तो भी धारा 63 के तहत वो रेप ही माना जाएगा। एकदम सही। और इसके अलावा धारा 69 में एक नया अपराध जोड़ा गया है। कौन सा? पहचान छिपाकर या शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना। पहले इसे साबित करना मुश्किल था, लेकिन अब इसके लिए 10 साल तक की सजा है। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि धोखाधड़ी से ली गई सहमति असली सहमति तो नहीं होती। बिल्कुल नहीं। और दहेज और क्रूरता के मामलों में भी कुछ बदलाव है ना? हाँ, धारा 80 के तहत विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य मौत को दहेज मृत्यु माना जाता है। और क्रूरता यानी क्रुएलिटी की परिभाषा में धारा 86 के तहत एक बहुत बड़ा बदलाव है। वो मानसिक प्रताड़ना वाला। जी, अब मानसिक प्रताड़ना भी क्रूरता है, विशेषकर वो प्रताड़ना जो किसी महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे। मानसिक स्वास्थ्य को इतनी अहमियत देना सच में बहुत प्रगतिशील है। बिल्कुल है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो सवाल उठता है कि सबका हमारे लिए क्या मतलब है। मुझे लगता है कि ये नया कानून सिर्फ अदालतों या पुलिस के लिए नहीं है। जैसा कि आपने पहले कहा, कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। इसलिए इन नियमों को जानना हर आम नागरिक की ताकत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत का पूरा विश्लेषण करने के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। हमने सामुदायिक सेवा के बारे में बात की। छोटे अपराधों के लिए अब सड़क पर झाड़ू लगाने जैसी सजा मिलेगी। सोचने वाली बात यह है कि क्या जेल की अदृश्य सलाखों के डर से ज्यादा समाज के सामने सार्वजनिक रूप से झाड़ू लगाने की जो सामाजिक शर्म है, क्या वो लोगों को अपराध करने से रोकने में ज्यादा कारगर साबित होगी? ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। क्या समाज का डर जेल के डर से बड़ा हो सकता है? जी, यही वो मनोवैज्ञानिक पहलू है जिस पर हमें आगे विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिसे हम